मैसेज करें। जी, सही। क्लियर क्लियर है भाई। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स मैवरिक इन्वेस्टर बैठक शो, एपिसोड 1। ये हमने आज नई सर्विस नया शो शुरू करा है, पीएसएक्स मैवरिक इन्वेस्टर बैठक शो, जिसके अंदर हम लाइव जूम पे आएंगे और आप लोगों से सवालों जवाब होंगे, जिसमें आप अगर कोई भी आपको डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें कोई भी डाउट है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं लाइव जूम मीटिंग के अंदर। ये वीकली बेसिस पे होती है, सैटरडे टू सैटरडे। आज माशाल्लाह से इसका पहला शो है। आज अगर आपने मिस कर दिया और आप इसे वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर, तो आप नेक्स्ट हमारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, एपिसोड 2 ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आगे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और इसके अंदर जैसे जैसे आप लोगों के सवाल और जवाब होंगे और उसके अंदर आपको किसी भी स्टॉक की अगर किसी में आप स्टक हैं या फिर आपने एंट्री ली हुई है या आपका जो भी डाउट हो, इंशाल्लाह हम उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये हर दफा की जूम मीटिंग के अंदर। हमारे इस शो में सबसे पहले मार्केट अपडेट दी जाएंगी आपको और वीकली ओवरव्यू दिया जाएगा। आज इस दफा का वीकली ओवरव्यू पे चलते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। इसकी आपको लिंक इसमें मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, जो आपने देखी भी होगी, जहां से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। उसके अलावा आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी आप इस फेसबुक पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं मार्केट ओवरव्यू से। सबसे पहले वीकली मार्केट ओवरव्यू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। KC 100 इंडेक्स वीक ऑन वीक बेसिस पे 3% अप रहा, जिसकी वजह म्यूचुअल फंड की एग्रेसिव बाइंग और पॉलिसी रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहा, क्योंकि एंड ऑफ मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि अभी पीछे भी बताया मैंने, अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इक्विटी एसेट क्लास इन्वेस्टर के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। मेजर वीकली हाईलाइट। दिसंबर 2025 में रेमिटेंसेस 3.6 बिलियन, यानी कि 17% ईयर ऑन ईयर और 13% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज रहा। टी बिल ऑप्शन यील्ड 29-34 बेसिस पॉइंट नीचे रही, जो जिससे काफी चांस हो रहे हैं कि फ्यूचर में पॉलिसी रेट कट एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा एवरेज डेली वॉल्यूम 1.3 बिलियन शेयर्स रहे, जो 77% वीक ऑन वीक इंक्रीज रहा। ट्रेड वैल्यू 79 मिलियन रही, जो 151% वीक ऑन वीक ग्रोथ है। उसके अलावा लास्ट में फ्राइडे का रिव्यू। आखिर के अंदर आपने देखा होगा, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सेलिंग देखी गई और उसकी वजह क्या थी कि मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग और क्वेश्चन सेंटीमेंट की वजह से नेगेटिव क्लोज दिया। अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब जाहिर सी बात है, सीधी सीधी मार्केट नहीं जा सकती। कहीं पे आके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। इस ये वीक हमारा काफी बेहतर रहा, काफी अच्छा गेन दिया और इसके अंदर आखिर के अंदर हमने 0.61% गिरावट देखी। और उसके अलावा इंडेक्स के अंदर आपको वॉल्यूम लीडर और इंडेक्स लूजर दोनों आपके सामने। उसके अलावा क्लोजिंग में एक इंपॉर्टेंट मैसेज। ओवरऑल वीकली ट्रेंड पॉजिटिव रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड है। स्मार्ट ट्रेडिंग हमेशा प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट और पैशन के साथ ट्रेड करते हैं। आखिर में हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी, पीएसएक्स मैवरिक ट्रेडिंग पेड कम्युनिटी, जिसमें आपको 3 सर्विस मिलती हैं, जिसमें एक स्विंग कॉल्स ग्रुप और पर्सनल गाइडेंस, जिसमें आपको स्विंग कॉल्स मिलती हैं। उसके अलावा पर्सनली गाइड किया जाता है मार्केट हावर के बीच में। आपको कॉल्स शेयर की जाती हैं, सेक्टर के बारे में बताया जाता है और मार्केट हावर्स के बीच में अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेना हो, आप डायरेक्ट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कि हम इसमें एंट्री लें या नहीं लें। इसमें चैट ओपन होती है। और उसके अलावा सेकंड सर्विस हमारी है बाय सेल कॉल ग्रुप, जिसमें हमारे 3 ग्रुप हैं, बाय सेल कॉल ग्रुप और इंपॉर्टेंट इनसाइड न्यूज और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और उसके अलावा तीसरी सर्विस हमारी है पीएसएक्स गोल्डन एक्यूरेसी एक्सक्लूसिव कॉल्स, जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लिमिटेड कॉल्स मिलती हैं। यानी इसमें ज्यादा कॉल शेयर नहीं की जाती। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया है ग्रुप जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और मार्केट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, जो सिर्फ बीच में किसी एक कॉल में एक स्टॉक में एंट्री ने, यानी कि सिर्फ एक स्टॉक नहीं पोर्टफोलियो का, उसमें उनको पोर्टफोलियो बना के दिया जाएगा और उसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक उनको सजेस्ट किए जाएंगे उनके हिसाब से। और उसके अलावा उन्हें बीच बीच में कॉल शेयर की जाएंगी। और वो कॉल ऐसा नहीं कि रोज काफी कॉल आ रही है, वो इस तरह का है कि वीक में एक कॉल भी आ सकती है, 10 दिन में भी आ सकती है और लिमिटेड ही कॉल्स आती हैं इसके अंदर। आप हम लोगों को ज्वाइन करें पीएसएक्स मैवरिक को
और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अगर आप सीखना चाहते हैं और या पीएसएक्स की अपडेट आप चाहते हैं कि आपको हर पल की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो हमें ज्वाइन करें, कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपके सामने 0318215688। अब हम चलते हैं आप लोगों के। जी हाँ, पूछें। वालेकुम सलाम। अ, जी जी सर, मैं आपके ग्रुप में भी ऐड हूँ। और माशाल्लाह ये आपने जो शो स्टार्ट किया है, ये इन्वेस्टर बैठक शो, काफ़ी हेल्पफुल रहा है। लास्ट एपिसोड भी आपका देखा था, तो ये अब ये इस वाली जूम की मीटिंग में भी काफ़ी जी, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सर ये पूछना था कि ये जो पीआईए का है शेयर्स, इसके बारे में आप मुझे वो करेंगे, क्योंकि आपने ग्रुप में भी भेजा हुआ था लेकिन हमने इसकी रैली मिस कर दी है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा इसका? पीआईए अभी तक आपके पास होल्ड है? जी अच्छा, वैसे लास्ट टाइम जो हमने मीटिंग करी थी वो हमारी पर्सनल हमारे मेंबर्स की नहीं थी, जिसमें आप लोगों ने ज्वाइन करा था। और पीआईए के अंदर अब इंशाल्लाह ये शो स्टार्ट हो गया, इसमें आप भी कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो आप वैसे ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा पीआईए के अंदर जब मैंने ग्रुप में शेयर किया था, इसमें सेलिंग आ सकती है, ये तब इसमें कैप लगा हुआ था। और ये 47 पे था। नेक्स्ट डे भी ये काफी ऊपर गया। नेक्स्ट डे इसने ओपनिंग कैप पे जाके कैप लगा नेक्स्ट डे, और उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया। दरअसल ये बिट की वजह से परफॉर्म कर रहा था, इसमें जो प्राइवेटाइजेशन हो रही थी उसकी वजह से परफॉर्म कर रहा था। वरना ओवरऑल ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, जिसकी वजह से इसे शेयर भी किया गया। अभी जो है काफी नीचे आ चुका है। जैसे कि हमने देखा कि बिट इसकी लगी है तो 34 और इसके ऊपर पर शेयर पे इसे खरीदा गया आरिफ हबीब के थ्रू। तो 34 अब इसकी हम समझ सकते हैं कि फेयर वैल्यू रह सकती है। अभी तो ये उससे नीचे है, लेकिन खतरा इसमें 25 की सपोर्ट का है। नीचे ये 25 तक भी जा सकता है और उससे ऊपर 27 से भी सपोर्ट ले सकता है। अभी तो ये अपनी इस 30 रुपए की सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। जब तक ये इससे ऊपर है तो आप यहीं इसे होल्ड रखें। इसमें वापस मूव बन सकता है, क्योंकि काफी ऊपर भी जा सकता है फ्यूचर में, नीचे भी। और इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें, तकरीबन आप 27.73 पे। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर ये 25 पे दोबारा बाय करें इसे, या तो अपने 30% या 40% शेयर निकाल दीजिएगा और उसके बाद दोबारा नीचे से बाय कीजिएगा इसे। एक्सपेक्टेड पता है सर कितना है, कब तक ये जाएगा? यानी कि कोई इसकी एनालाइज या कोई इसकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट है कि ये आगे अभी बढ़ने का है इसका? फाइनेंशियली तो ये काफी पीछे है, काफी लॉसेस में चल रहा है। आपको पता है इसी वजह से ही प्राइवेटाइजेशन हुई थी इसकी। आप देख सकते हैं इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, इसका डेटा अपडेट नहीं है। फाइनेंशियली फंडामेंटली अभी ये कमजोर है, लेकिन अब इसमें मूव बन सकती है, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है इसमें। तो आगे जाके उम्मीद यही है कि इसमें प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी है। लेकिन अभी इस टाइम पे टेक्निकली इसमें यही लेवल्स हैं। जब ये इन लेवल्स पे आए तो फिर आप निकाल दीजिएगा। और अगर इसमें इससे पहले मूव बना तो ये वापस 47-40 तक जा सकता है। यानी कि इसको होल्ड करें अभी हम, और 27 पे आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगा दें इसका? हाँ, 27 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें। ठीक है सर, जजाकल्ला। वेलकम। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? मैसेज में आपका जो ये जो सवाल है, इसका जवाब मैं आपको ग्रुप में दूंगा। आगे के स्टॉक के लिए सजेस्ट करना मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। इंशाल्लाह आप ग्रुप के अभी जो बाकी मेंबर्स हैं, जो ग्रुप वाले हैं, आपने सवाल अच्छा सवाल किया है, लेकिन ये जो है ना कि हमारा पर्सनली सवाल है, इसे मैं आपको जवाब दे दूंगा। वैसे मैं ये सवाल बता देता हूँ बाकी मेंबर्स, बाकी लोगों को भी जिन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने सवाल किया आगे जाके कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, किस में नहीं। तो वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा जो सेक्टर वाइज आपने कहा है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट किसी का सवाल हो तो वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पर्सनल ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके जो हमारे ग्रुप के सवाल आते हैं वो ग्रुप में भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे जो है ऐसा सवाल, अगर आप किसी स्टॉक की रेजिस्टेंस या सपोर्ट जानना चाहते हैं, या फंडामेंटली या टेक्निकली, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं इसमें। अवेश, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मैं असल में जो है ना PSX में न्यू हूँ, तो मुझे अकाउंट ओपन करना है। इसका प्रोसेस बता सकते हैं आप? इसका बहुत ही आसान प्रोसेस है। कुछ डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होंगे जो आप व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा रत्ती सिक्योरिटी से। ये आप मुझे पर्सनली चैट कर दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है और मैं आपको जो है डिटेल्स शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट। और अगर से हम अकाउंट इसका ओपन करते हैं तो क्या आप व्हाट्स वो जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ तो आप उसी में बताएंगे? जी हाँ, मैं उसी में बता दूंगा। चलिए ठीक है, मैं आपको करता हूँ। शुक्रिया। ओके। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम्म, जी ठीक है। एमईबीएल आपने जो मैसेज में पूछा, एमईबीएल इस वक्त फिलहाल अच्छी रैली करने के बाद बैंक सेक्टर ने काफी अच्छी रैली करी थी। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा से थोड़े टाइम के लिए अपने आप को यानी कि थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। मार्केट अच्छे ट्रेंड में ही है ओवरऑल, लेकिन ये अपनी सपोर्ट टेस्ट कर चुका है तकरीबन 476 की, अगर हम हार्डली टाइम फ्रेम में देखें। और अब इसमें वापस पुल बैक आ सकता है, वापस ये रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है, वापस ये बुलिश हो सकता है। और नीचे इसकी सपोर्ट 461 की है और ऊपर इसका टारगेट तकरीबन 506 तक का है, जैसे ये तकरीबन 504 तक भी गया था और उससे ऊपर भी जा सकता है। बैंक सेक्टर अभी रैली में। नेक्स्ट। जी हाँ, मैंने ये आपका बता दिया। बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का वक्त क्यों, रेशियो पर फोकस। बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तो बैंक्स ट्रेंड के अंदर है। इसके अंदर आप स्विंग या पोजिशनल टर्म में अच्छा गेन कर सकती हैं। इसके बाद जब रिजल्ट सीजन आ जाएगा, रिजल्ट सीजन के बाद जब थोड़ी सी करेक्शन आएगी बैंक्स में, उसके बाद आप एंट्री ले सकती हैं इसमें दोबारा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी। अभी फिलहाल तो ये रैली में, अभी फिलहाल आप एंट्री लेके इसमें रैली एंजॉय कर सकती हैं और उसके बाद जो है आप दोबारा एक्स होने के बाद इनमें एंट्री ले सकती हैं लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म आउटलुक, ओजीडीसी का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी कंपनी है, अच्छा गेन दी जाएगी। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछे। आवाज आ रही थी? जी आ रही है। सर, जी जी, दरअसल मेरा नेट इशू था तो आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही। हम्म। अच्छा सर, एक स्टॉक है क्विज का। अच्छा, इसका ऐसा हो रहा था कि मैं जब इसका स्टॉक खरीद रहा था तो इसमें काफ़ी सारे बाय के ऑर्डर लगे हुए थे। ठीक है सर। मगर जैसे ही मैं इसमें इन करता हूँ, लेता हूँ, ये ऑर्डर हट जाते हैं और मैं इसमें स्टक हो गया। तो इसकी क्या वजह होती है ये? सर, सर, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ आपको। होता यह है, जब भी हम किसी स्टॉक में, जैसा आपका सवाल था, जब हम किसी स्टॉक में बाइंग कर रहे होते हैं उसमें बाय ऑर्डर देख के, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी, जी सुन रहा हूँ सर। जी तो जी, आ ये रही है जब भी आपकी। हम किसी स्टॉक में बाय ऑर्डर देख के उसकी उसमें बाइंग कर रहे होते हैं, खास तौर पे अगर ऐसा स्टॉक जो साइडबोर्ड आइटम हो और वो अच्छी रैली कर चुका हो, यानी कि जैसा आप देख रहे हैं कि अच्छी रैली कोई कर चुका है, यहाँ पे आने के बाद ज्यादातर लोग इस स्टॉक में प्रॉफिट में होंगे। तो ऐसे टाइम पे जब वो स्टॉक नीचे आना शुरू होता है तो उस टाइम पे
उसमें हैवी सेलिंग होती है, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं और खास तौर पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जब उसे सेल करते हैं, उसमें अगर बाय ऑर्डर काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी हो तब भी उसमें उससे ज्यादा ही हैवी सेलिंग वॉल्यूम आते हैं और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यह है कि जब भी स्टॉक बाय करें या तो उसमें ये देखें कि क्या वो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कोई इसके अंदर अब एंट्री पॉइंट तकरीबन 31 पे बन रहा है और उसके बाद 27 पे बन रहा है। अब इसमें डाउन ट्रेंड शुरू, अब इसमें एक्शन शुरू होगी, उसकी करेक्शन मिनिमम 27 तक जा सकती है। तो इस टाइम पे अगर इसमें बाय ऑर्डर हैवी भी आए तो नीचे से जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक, जिन्हें नीचे से जिन्होंने बाइंग की हुई थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, डर के, पैनिक में कि ये स्टॉक और नीचे ना आ जाए। तो इस वक्त इसमें बाय ऑर्डर देख के एंट्री नहीं ली जा सकती। सही एंट्री पॉइंट चार्ट में आप देख के ले सकते हैं या फिर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके वहां से आप हमसे पूछ के एंट्री ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कंपनी की लिस्ट जो डिविडेंड अच्छा देंगे। अस्सलाम वालेकुम शराब भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हम स्टॉक एक बाय कर रहे हैं, हमें उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनालाइज करना हो या चेक करना हो, तो उसका कुछ गाइड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप उस कंपनी की अर्निंग चेक कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी है सजीव, इसकी आप अर्निंग चेक कर लें पीएसएक्स की मेन वेबसाइट पे जाके। इसकी अर्निंग पहले से बेहतर हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं ईपीएस इसका पहले से बेहतर है और पी रेशियो इसका सही है। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो अगर 10 से ऊपर का है तो फिर वो खतरनाक है, उसकी खतरनाक है उसकी फंडामेंटल। और अगर पी रेशियो अगर उस 7.6 से कम है तो फिर बेहतर है उस टाइम बाय करना, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर उसे बाय करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा शराब भाई, मुझे एक सवाल और पूछना था कि जी पूछें। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, पूछना था कि ट्रेडिंग के लिए मैंने किसी और से मैंने सुना था कि ट्रेडिंग के लिए कुछ डेज होते हैं कि उन डेज में अच्छी परफॉर्म करते हैं स्टॉक। तो क्या कोई ऐसे डेज होते हैं, स्पेसिफिक कोई डेज होते हैं कि उसी में हम ट्रेडिंग करें? नहीं ऐसा नहीं होता, स्टॉक वाइज डेज होते हैं कि अगर आपने एक स्टॉक ट्रेंड में आया तो उन ट्रेंड ट्रेंड के डेज में अगर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें अगर ट्रेंड खत्म हो गया उस टाइम पे ट्रेडिंग करना सही नहीं रहता। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर ये आप देख रहे हैं एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी टाइम पे कोई भी स्टॉक हो, कोई सी भी मार्केट हो, कहीं पे भी अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई उसे सेल कर रहा है और कहीं आप सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाय कर रहा है। यहाँ पे जैसे कोई इतना ऊपर भी जा चुका था, करीबन 9 रुपए से ये 45 तक गया। अगर 45 के ऊपर बायर्स ना हो तो फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं कर सकता, तो ये ट्रेडिंग ही नहीं चल सकती, ये स्टॉक अनचेंज रहता है और उसमें ट्रेडिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग हुई इसका मतलब यहाँ पे भी बायर्स मौजूद थे, तो हर स्टॉक में हर वक्त बायर्स और सेलर मौजूद होते हैं, तो हर टाइम बाय और सेल का है। लेकिन बेहतर यह है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन किस बेस पे लिया है, कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। अगर गलत था तो आपका लॉस होगा और अगर सही था तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है शराब भाई, रास क्लियर हो बिलाल गया। बात कर रहा हूँ। जी एक सर। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो डिविडेंड के शेयर्स होते हैं उसमें एक डिविडेंड पीरियड डिसाइड होता है, एक डेट डिसाइड होती है जब बोर्ड मीटिंग होती है और उसके बाद वो डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं। तो जी उसमें वैलिड डिविडेंड के लिए कितना अरसा पहले शेयर होना चाहिए? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अभी जिस तरह फोर्थ क्वार्टर गुजरा है और अभी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स होंगी और उसमें जाके फिर वो कोई ना कोई डिविडेंड वट एवर दे विल अनाउंस, तो उसमें हमें हमारे पास वो शेयर कितना अरसा तक पहले होना चाहिए ताकि हम डिविडेंड अर्न कर सकें उससे? आपके पास तो वैसे जैसा आपने सुना ही होगा T+2, 2 दिन पहले होना चाहिए आपके पास डिविडेंड, एक्स डेट से 2 डेज पहले, तो आपको डिविडेंड ओके। मिल जाएगा। ओके। लेकिन एक और मैं आपको टिप शेयर कर देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा हक्को ने लास्ट क्वार्टर जो डिविडेंड दिया था, तकरीबन इसकी प्राइस उस वक्त 242 के पास थी और 236 की थी, और ये एक्स होने के बाद ओपन हुआ था 229 पे।
लेकिन वैसे ओवरऑल एक्स डेट से पहले एक्स होने के बाद जब स्टॉक वापस ओपन होता है, डिविडेंड की प्राइस तो कट हो जाता है और उसके बाद उसमें सेलिंग भी देखी जाती है। तो अगर आप स्टॉक अगर जो बाय कर रहे हैं, अगर वो उससे पहले काफी अच्छी रैली कर चुका है, जैसे कि आपको 197 से 240 तक जा चुका है, तो फिर यहाँ पे डिविडेंड के लिए बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इतना डिविडेंड नहीं है जितना कैपिटल गेन वो कर चुका है, आपको कैपिटल गेन दे चुका है। अगर आपने वो कैपिटल गेन ले लिया है तो कैपिटल गेन के साथ आपका प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपने नहीं लिया तो ऐसे टाइम पे हाई साइड पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर उसके बाद जितना आपको डिविडेंड मिला है उतना एक्स होने के बाद और उसकी प्राइस नीचे भी चली गई तो आपका ज्यादा लॉस हो जाता है। या तो बेहतर ये है, डिविडेंड उस सूरत में ज्यादा फायदा देता है जैसे एक स्टॉक आपने नीचे से बाय किया या आपने कहीं पे भी बाय किया और उसे आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड रख लिया और आप उसका डिविडेंड लेते रहे, तो बीच बीच में एक्स होता रहेगा, डिविडेंड मिलेगा, वापस उस प्राइस पे आ जाएगा घूम फिर के 36 पे, और फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड ज्यादा फायदा देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सिर्फ डिविडेंड की एंट्री लेना रिस्की रहती है। थैंक यू वेरी मच यार। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी शिराज शिराज भाई, अगर एमडीटीएल पे अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। श्योर, मैं आपको देता हूँ। मीडिया टाइम्स आप मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में भी हैं। जी जी। जी, आप ग्रुप में तो आपको आइडिया होगा जो मैंने बार बार शेयर किया था, और उसके अलावा भी इसकी न्यूज आ गई है जिस न्यूज की वजह से इसे शेयर किया जा रहा था कि इसमें मूव बन सकती है। अब न्यूज तो आ चुकी है, न्यूज काफी पॉजिटिव है फिलहाल। ये क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक जो है ना, इसमें शॉर्ट टर्म में बहुत एग्रेसिव मूव बन जाती है, यानी अप और डाउन। इसमें जैसे आपने देखा होगा लास्ट डे भी इसकी प्राइस कितनी नीचे चली गई थी, 6.44 पे चली गई थी, फिर उसके बाद वापस इसमें कैप भी लगा और कैप के नीचे इसकी क्लोजिंग भी हो गई। इसमें मूव बन सकता है, ये 12 तक जा सकता है अगर इसे होल्ड रखा जाए, और फिलहाल ये हो सकता है अपनी सपोर्ट भी टेस्ट करे 5.96 की, यानी कि रिस्क इसके अंदर मौजूद है तकरीबन 4.79 का, और रिवार्ड इसका 12 रुपए का है। तो फिर आप इसमें रिवार्ड देख के बाय कर सकते हैं, और एक लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पे, और उसके बाद नीचे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में लेना कोई भी पेनी स्टॉक काफी ज्यादा रिस्की होता है। शिराज भाई, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है बैठक का, जो आपने एपिसोड की है। जी काफी ये सर हमारे लिए फ्रूटफुल है। बाकी सर ये एक चीज मुझे और भी आपसे क्लियरिफाई करनी है कि जो स्विंग ट्रेड की कॉल होती है ये कितने टाइम के लिए होती है सर? कितने टाइम होरिजन के लिए इसको होल्ड स्विंग करना चाहिए कॉल स्विंग? अगर देखा जाए एक कंप्लीट कॉल में उसके पोजिशनल टारगेट तक 3 मंथ तक वो कॉल चलती है, ज्यादा ज्यादा 3 मंथ, उससे पहले ही उसके पोजिशनल टारगेट अचीव हो जाते हैं। और और सर कुछ अगर 3 कॉल्स मंथ में एक्सटेंड कर जाए तो? कुछ सिनेरियो में कर जाती हैं, जैसे कि एच कार में कर गई थी, तो उसमें पहले ही बता दिया गया T20 के रेट्स के ऊपर के एच कार के जो है स्विंग टारगेट इंटेक्ट नहीं है। नहीं शिराज भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई अगर अपना स्टॉप लॉस को hit भी नहीं करता, जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्टॉप लॉस को भी hit नहीं कर रहा है और वो अपनी पोजीशन कॉल कॉल का भी कुछ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस टाइम पे वो रेंज बाउंड परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर आप एक स्ट्रेटेजी है उस पर अमल कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं FCEPL को, इसने सबसे ज्यादा रेंज बाउंड परफॉर्म किया। जब भी एक स्टॉक एक रेंज में मूव हो रहा था, ना वो ऊपर जा रहा होता है, ना वो नीचे जा रहा होता है, ना वो अपने स्टॉप लॉस को हिट कर रहा होता है, ना हमारे टीपी को, तो उसमें हम ये कर सकते हैं साइड के ऊपर जो उसकी रेंज है, रेंज के अंदर जाके, जैसे ये FCPL है, इसकी 92 के ऊपर हम 30 या 40% सेल कर सकते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाके 84 पे उसकी जो बॉटम है रेंज का, वहां पे वापस वो बाय कर सकते हैं। इस तरह बाय सेल करके ट्रेड कर सकते हैं उसमें, अगर हमें उसे होल्ड रखना है, या फिर हम उसकी रेंज की अप साइड के ऊपर उसे सेल करके किसी और स्टॉक में जो अच्छा स्टॉक है उसमें एंट्री ले सकते हैं, अगर किसी में बहुत ज्यादा टाइम से स्टक है तो। अब सर जिसमें वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता है सर, जिसका फ्लोट ही कम हो, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो सर मतलब ट्रेड ऐसे नहीं स्टॉक कर में तो सकता। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बाइंग करनी चाहिए। जैसे सही है सर। एक स्टॉक है जी जी सर। MSOT।
जी जी। इसके ऊपर आप बस ग्रुप में भी है, मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के भी शेयर की हुई है, एग्रेसिव स्टॉक से किस तरह प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाया जाए। जैसे ऐसे स्टॉक जैसे एमएसओटी टाइप जिनमें वॉल्यूम ही नहीं लगता, उनमें जब ट्रेंड चल रहा होता है तो वो कैपो कैप जा रहे होते हैं, और जब उनमें ट्रेंड खत्म हो जाता है तो फिर वो ऐसी रेंज बाउंड परफॉर्म करते हैं कि आप करंट रेट पे भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि करंट रेट पे भी इसका बायर आपको नहीं मिलता। ऐसे स्टॉक में तो लिमिटेड क्वांटिटी ही होनी चाहिए आपके पास, और ऐसा स्टॉक किसी ट्रिगर की बेस पे ही आप बाय करें। जैसा अगर आपने स्विंग कॉल में बाय करा तो इसके पीछे भी कुछ ट्रिगर है, वो ट्रिगर इंटैक्ट है, उन ट्रिगर की बेस पे परफॉर्म कर सकता है। सही हो गया सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। फिरोज भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो फिरोज भाई। जी। हेलो। हेलो जी, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है कैसे मस्त प्यार। अल्लाह का करम। यार मेरी खुदा हुआ है। ठीक है इंशाल्लाह मुझको लगा है तो काम का होता है मैंने दे दिया क्या करेंगे चलो उम्मीद है ठीक है हेलो एमटीटीएल का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अपकमिंग डिविडेंड लिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन? इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अगर जो भी हम स्टॉक बाय करते हैं तो हमें लाइक बेसिक चीज क्या देखनी चाहिए अगर हम कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो तो? इसका तो मैंने आपको अभी समझाया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लाइक मार्केट देखनी चाहिए, उसका सेक्टर देखना चाहिए, ईपीएस देखना चाहिए या वॉल्यूम देखें, इस तरह पूछ रही हूँ मैं। अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म एंट्री ले रही हैं, जैसे कि जी। कैपिटल गेन के लिए, और वो गेन आपको चाहिए तकरीबन छोटा सा गेन है, और उसका प्रॉफिट जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बीओपीए, इसमें आपका आप एंट्री लेना चाह रही है 40 आरएस के ऊपर, और इसका टारगेट आपके पास है सिर्फ 44। इसमें आपको ईपीएस नहीं देखनी है इस स्टॉक की, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ टेक्निकली एंट्री पॉइंट देखना है कि क्या यहाँ पे ये एंट्री बनती है और ये अपना टारगेट अचीव कर सकता है। शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन के लिए आपको एंट्री पॉइंट टेक्निकल की जरूरत है। और उसके अलावा अगर आप उसे होल्ड रखना चाहती हैं, किसी स्टॉक में होल्डिंग रखना चाहती हैं, तो उसमें आपको उसकी ईपीएस देखनी चाहिए, और उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि फंडामेंटल चेक करने चाहिए, उसके फाइनेंशियल सही हैं या नहीं। कहीं उस कहीं उस स्टॉक अगर में, लॉन्ग टर्म करते हैं तो? अगर लॉन्ग टर्म में करते हैं तो उसके फाइनेंशियल हेल्थ देखनी चाहिए कि फाइनेंशियली वो स्टॉक स्टॉक स्ट्रांग है या नहीं। या अगर किसी न्यूज की बेस पे आप एंट्री कर रही हैं उसमें, जैसे कि लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया गया था पिछले मंथ में ग्रुप के अंदर के दिसंबर क्लोजिंग की वजह से बैंक सेक्टर, ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में मूव आ सकता है, खासतौर पर बैंक और फर्टिलाइजर में। तो इस न्यूज की बेस के ऊपर अगर बाइंग की है तो फिर वो सिर्फ 1 मंथ की होगी। और उसके अलावा अगर आपने पूरे ईयर के लिए बाय किया है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं, तो उन ट्रिगर्स की बेस पे बाय कर रहे हैं कि पूरे साल के लिए, जैसे उसमें वो भी आ गया। उसके अलावा एफएफसी में जैसे न्यूज है, इन न्यूज की बेस पे जो उसे लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा दे सकती है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं। जैसे एक स्टॉक है पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल के अभी फिलहाल फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। अभी फिलहाल ये कंपनी नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव ईपीएस आ रहा है इसका, और सेल्स में भी कोई खास सेल्स भी कोई खास इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है रेकोडिक की न्यूज की वजह से। अगर ऐसा कोई ट्रिगर मौजूद है और उस ट्रिगर की बेस पे अगर आप बाइंग कर रही हैं तो वो एक अलग बात है। कोई ना कोई रीजन होना चाहिए आपके पास बाय करने का, या तो उसके अर्निंग बेहतर हो, फ्यूचर ग्रोथ बेहतर हो, कि आगे जाके भी उसकी अच्छी ईपीएस आएगी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, या फिर ऐसा कोई स्टॉक जैसे कोई छोटी कंपनी पीआईबीटीएल अभी लॉसेस में है लेकिन फ्यूचर में अच्छी रह सकती है रेकोडिक की वजह से। तो इस तरह का जब कोई ट्रिगर हो उसके बिजनेस के अंदर, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। ओके ओके। जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा शिराज भाई, लास्ट डे भी देखा कि बीएमएल में जो है वो 2 से 3% ऊपर वो गया और फिर वापस वहीं अटक गया। इसका है फ्यूचर में कुछ, बीएमएल क्योंकि इस इसके अपने बार टारगेट शेयर्स किए हुए। जी, वो काफी अच्छे टारगेट हैं। अभी फिलहाल ये रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है अभी भी ये डाउन जाए, लाजमी नहीं है, ये अभी से ही परफॉर्म कर जाएगा। और इसका तो आपने सुना भी होगा ग्रुप के अंदर कि मैंने टाइम क्या बताया कि आप कितना टाइम तक इसे होल्ड रखें, और इसके टारगेट्स काफी अच्छे हैं, ये आपको अच्छा गेन दे जाएगा। और अगर देखें इससे पहले भी जब जब ये रेंज बाउंड परफॉर्म करता है, आप देख रहे हैं कि नजर आ रही है आपको, जी जी। रेंज बाउंड परफॉर्म किया इसने, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा रेंज बाउंड, यहाँ पे हमने देख रहे परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद तेजी से ऊपर गया। इसी तरह यहाँ पे रेंज बाउंड परफॉर्मेंस है, फिर तेजी से ऊपर गया। यानी कि रेंज बाउंड रहने में ज्यादा टाइम लगाता है, लेकिन बुलिश मूव में ये यहाँ पे सिर्फ 4 दिन में ये तकरीबन 4 रुपए से 5 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गया। और यहाँ पे ये तकरीबन 27 अगस्त से 18 सितंबर तक ये 7 रुपए 18 पैसे 7 रुपए 80 पैसे तक चला गया। ये इस तरह के स्टॉक ऐसे ही मूव दिखाते हैं कि ये रेंज बाउंड परफॉर्म रहते हैं, और जब इनका अप ट्रेंड आता है, ब्रेकआउट होता है, तो ये तेजी से परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जब भी अपनी इस रेंज को 6 रुपए 70 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर इसके अपने जो भी टारगेट मैंने शेयर किए हैं इसके, जो आपको पता ही है, वो ये अचीव कर जाएगा। खासतौर पे ये 8.3 का इसका जो टॉप है, अपने इस टॉप को ब्रेकआउट देगा और इससे ऊपर ही जाके अपने टारगेट को अचीव करेगा। ठीक है। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। अच्छा, आपने आपने लास्ट फ्राइडे को कहा था कि मार्केट डाउन है, तो कुछ स्टॉक्स का आपने कहा था कि ये चल सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी है कि कुछ स्टॉक्स चलते हैं जब मार्केट पूरी डाउन होती है, या इस तरह कोई हो? जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट तो वो जो है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाले स्टॉक्स चल सकते हैं या नहीं चल सकते? वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो समझना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वैसे मैं आपको हम्म। समझा देता हूँ। मार्केट जब बुल ट्रेंड में होती है, इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उस टाइम पे अच्छे हैवीवेट स्टॉक परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे बैंक्स ने किया, फर्टिलाइजर ने किया, ऑयल सेक्टर ने किया, और उसी के साथ साथ हपको ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। जब इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, तो ए ग्रेड स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं, उनमें बारी बारी हर सेक्टर परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद जब इंडेक्स करेक्ट होना शुरू होता है, तो बी ग्रेड स्टॉक जो है, सेकंड कैटेगरी जो स्टॉक की है, वो परफॉर्म करते हैं, जो साइड बोर्ड आइटम होते हैं, जैसे कि लाइक टॉम सीएल में आपने देखा होगा फ्राइडे को अच्छा परफॉर्म किया इसने। ठट्टा सीमेंट में अच्छे वॉल्यूम लगने लग गए थे। इस टाइप के जो स्टॉक हैं परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद थर्ड ग्रेड जो बिल्कुल पेनी स्टॉक हैं, वो परफॉर्म करते हैं इसके बाद गिरती हुई मार्केट में, क्योंकि ये सब अपने आप को हैवीवेट स्टॉक तो ऊपर चल जाते हैं, इंडेक्स हमारा ऊपर चल जाता है, लेकिन सेकंड कैटेगरी स्टॉक अपने आप को इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी स्टॉक अपने आप को इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ऐसे टाइम में हमें इन ट्रेंड पे ऐसे स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और उनके अंदर ये नहीं कि जैसे कि इंडेक्स नीचे आने लगा तो फिर साइड बोर्ड आइटम में हमने किसी भी स्टॉक में एंट्री ले ली, नहीं, जिसमें हमें वॉल्यूम आते हुए नजर आए और जिसमें मूव बन रहा हो, जिसके रिस्क कम हो और रिवार्ड अच्छा हो, ऐसे स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए। नेक्स्ट। शिराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिराज भाई, मसूद टेक्सटाइल की आपने थोड़ी सी बात की भी और मैं इसकी एनालिसिस कर रहा था। तो ये बड़ी जी स्ट्रांग कंपनी लग रही है और प्रोडक्ट रेंज इसकी टॉप ऑफ द लाइन है। और फिर ये स्विच कर गया जब यूएस टैरिफ लगे हैं, तो जैसे यूरोप ने इमीडिएटली स्विच कर लिया। चाइनीज कंपनी की पार्टनरशिप आ गई कुछ 30%। पर इसकी असेंबली लाइन बड़ी स्ट्रांग है, स्पिनर से लेके बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट तक। जी हाँ, टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली और टेक्निकली और हमारी फंडामेंटली एडवाइजर स्ट्रांग है, लेकिन सेंटिमेंटली अभी इसमें मूव नहीं बन रही। अगर आप देखें, चार्ट नजर आ रहा होगा आपको मेरा। ये नजर आ रहा है। जी, अब एक कंपनी 87 से लगातार नीचे की तरफ आ रही है, और स्लो स्लो नीचे की तरफ आ रही है लगातार, और 44 तक आई। फिर उसके बाद आके उसमें ये जो बुलिश ट्रिगर बना है, जो ये इसमें तकरीबन 4 दिन कैप देखने को मिले, फिर उसके बाद वापस रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट था, इसने अपना
डाउन ट्रेंड तो तोड़ दिया है, डाउन ट्रेंड से ऊपर क्लोजिंग दे दी है और उसके बाद अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, जैसे कि डाउन ट्रेंड में चल रही थी, अब ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। जब भी अपनी इस तरह की रेंज बाउंड जब भी कोई स्टॉक परफॉर्म करता है, जैसा आप पीछे भी देख सकते हैं, उसके बाद उसमें अच्छी रैली आती है। ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और अगर इसके प्रीवियस टारगेट देखे जाएं, प्रीवियस टारगेट आपको दिख रहे होंगे इसके, यानी प्रीवियस अगर इसके हाई देखे जाएं 2015 में जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, ये 202 रुपए पे परफॉर्म 202 रुपए पे थी। और टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल कुछ पॉलिसीज को लेके ये नीचे की तरफ आई है। अगर वो पॉलिसीज इसकी फ्रेंडली पॉलिसीज आ जाए टेक्सटाइल सेक्टर की, जैसे इनके ऊपर टैक्सेस कम हो जाए या इनके ऊपर जो कुछ इनको कुछ इंसेंटिव मिल जाए, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और अपने उन लेवल्स को जा सकती हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर पर जब भी फोकस करेगी तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं, इस टाइम पे ऐसे स्टॉक में हैवी क्वांटिटी में बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की है। लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड रख सकते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने स्विंग में एंट्री ली हुई है, उन्हें स्विंग टारगेट पता है, वो अपने स्विंग टारगेट पे से सेल कर देंगे। तो जो अ, दूसरे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो इसके अंदर न्यू एंट्री अपनी ना लें। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट दराज भाई एक पूछना था, केल का और तेली का दोनों परफॉर्म करना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये अपने टारगेट से नहीं पहुंच पाते, कभी लंबा अरसा हो गया अभी इनको। के इलेक्ट्रिक में तो के इलेक्ट्रिक ने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया है। और फिलहाल अगर हम टेली को देखें, टेली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसने काफी लंबा अरसा अपने कंसोलिडेशन बॉक्स को अपने तोड़ा है, ब्रेकआउट दिया है इसका, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये ऊपर की साइड पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इसके टारगेट्स काफी अच्छे हैं, ये तकरीबन 14 टू 20 तक भी जा सकता है और ये अच्छी रैली में अच्छी रैली करेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है इसका, अभी अपने ब्रेकआउट से ऊपर है। जब तक ये 10 रुपए 60 पैसे से ऊपर है तब तक ये सेफ स्टॉक है, इसमें एंट्री रखी जा सकती है। मैं इसे और ऊपर ले आए तकरीबन, हाँ यहीं पे 10 रुपए 60 पैसे से ऊपर है, तब तक ये सेफ है। शेयर नेक्स्ट बैंक क्या किसी का बता सवाल रहे है? थे, दोबारा बताएं। जी, दस शेयर बैंक इसका क्या है, दोबारा बताएंगे सर। मैं कह रहा हूँ इसका जब तक ये 10 रुपए 60 पैसे से ऊपर ही रहता है, 10 रुपए 60 पैसे से नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये सेफ है और ये अपने टारगेट अचीव कर सकता है। फिलहाल इसका करीब टारगेट 14 रुपए का है और उसके बाद 16 रुपए, ये 20 रुपए तक भी जा सकता है। और केल का भी अगर शेयर प्राइस बता दें सही। केल के अंदर केल में बेयरिश डाइवर्जेंस बन रही थी और ये आप लोगों को याद होगा। डेट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रही थी। आप लोगों को याद होगा जब मैंने शेयर भी किया था, इसमें बेयरिश डाइवर्जेंस बन रही थी और उसी टाइम पे इसने अपना हाई लगाया था 8.55 का और उसके बाद से ही डाउन है। अभी ये रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसकी आरएसआई बेहतरी की तरफ आ रही है और इसकी प्राइस भी बेहतरी की तरफ आ रही है। अभी ये इसकी सपोर्ट 6 रुपए 19 पैसे की है और जब भी ये 6.90 को ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये अपने वापस उन्हीं टारगेट को जा सकता है, 8 रुपए 50 पैसे की तरफ, और वहां पे आप इसे सेल कर सकते हैं। इसमें इतनी खास कोई, ये काफी स्लो स्टॉक है, तो इसमें चाहे तो शॉर्ट टर्म वाले और स्विंग टर्म वाले इसमें स्टॉक इसके बदले किसी और में चेंज कर सकते हैं, डेली में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जूम मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है।
फिराज भाई थोड़ा सा अगर सीमेंट सेक्टर को अगर हाईलाइट करें कि जो एस&पी वो वीक नहीं होता। कितना पूछे आप? फिराज भाई मैं पूछ रहा था कि अगर थोड़ा सा हाईलाइट सीमेंट सेक्टर को, जो सीमेंट एक्सपेक्टेशन सेक्टर थी को, वो मीट नहीं हो सकती। सीमेंट सेक्टर सीमेंट सेक्टर अभी फिलहाल तो रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। प्रीवियस टाइम में अभी तकरीबन लास्ट वीक में इसने स्टार्ट में तो अच्छा मूव दिखाए थे, और लास्ट अगर हम देखें 7 जनवरी को और 6 जनवरी को इनमें वॉल्यूम अच्छा है। सिर्फ मेपल लीफ में नहीं, बाकी तमाम सीमेंट सेक्टर में अच्छे वॉल्यूम आए, लेकिन इसने परफॉर्म वैसा नहीं करा और लास्ट 2 डेज से तो डाउन है। मगर इसमें जल्द ही अच्छा मूव बन सकता है। सीमेंट सेक्टर के तमाम उन्हें स्टॉक में जो ग्रुप में शेयर किए गए हैं, वो अच्छे टारगेट के ऊपर आपको दिखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तक इनमें वैसी रैली नहीं आई है। एमएलसीएफ तो काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन अगर देखा जाए डीजी केसी अभी काफी डाउन है, और इसने 256 का हाई लगाया था, उसके बाद डाउन है और अपनी इसी सपोर्ट के ऊपर इसी सपोर्ट को मेंटेन रखा हुआ है। ये यहाँ पे जब भी इसमें बुलिश मूव आया सीमेंट सेक्टर में, इंशाल्लाह ये स्टॉक काफी तेजी से अपने टारगेट अचीव करेंगे, और उसके अलावा काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पूरा साल 2026 में सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इससे इसमें काफी अच्छे बुलिश ट्रिगर मौजूद हैं इस साल के लिए। और उसके अलावा मैसेज पे डॉल का पूछा गया है। डॉल में अगर आपने न्यू एंट्री ली है इस टाइम पे, ये अपनी सपोर्ट पे मौजूद है, लेकिन अगर यहां से ये वापस बाउंस नहीं हुआ, थोड़ी सी विक तो बनी है इसकी सपोर्ट के ऊपर, तो ये नीचे 31 को टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद 31 से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 30 के ऊपर, और इसके टारगेट 35 तक के हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा आई हुई है। यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है इसमें, न्यू एंट्री। और अगर आपकी एंट्री है तो इसमें अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखिएगा। अगर आपने पुरानी एंट्री आपकी, तो आप इसी सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 32 के ऊपर, वापस 31 पे से बाय कर सकते हैं बाय बैक, जब इसमें वापस बुलिश ट्रिगर आए। और उसके अलावा एक और स्टॉक का पूछा गया है, यूसी। उसके अलावा यूनिकैप मुदारबा का पूछा गया है। इसके अंदर ट्रिगर था कि ये अपना ब्रेकआउट दे जाता, लेकिन इसने अपना ब्रेकआउट नहीं दिया और इसकी क्लोजिंग नीचे रही। जब भी ये ₹8.35 से ऊपर क्लोज देगा, जब भी ₹8.35 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ₹11.21 तक जा सकता है। ये अभी बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। नून शुगर का मैं आपको बता देता हूँ। नून शुगर ने शुगर सेक्टर में जो गुड न्यूज आई थी उसकी वजह से अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में तकरीबन 0.61 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, और यहीं पे आके इसने सपोर्ट अपनी टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ है। जब तक ये 114 से ऊपर है तब तक सेफ है। इसमें स्टॉप लॉस जो है 112 111 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप लोग, और इसमें एंट्री ली जा सकती है, लेकिन वही लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक